हमारी खास पेशकश छोटी सी मुलाकात में। आज मुलाकात एक कांग्रेस के युवा नेता से, जी हाँ, अमित तांवरे। उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी और समझेंगे आखिर कांग्रेस में युवाओं का कितना भविष्य है और कांग्रेस के हालात कैसे हैं, और उनसे जुड़े या उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आप राजनीति में आए कैसे, क्योंकि आप की जो शिक्षा है वो MBA है। तो MBA करने के बाद अमूमन जो युवा सोचता है वो ये सोचता है कि हम बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस से इतर राजनीति का चयन कैसे? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत सही बात कही है आपने बहन जी, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। जब मैं 13 साल की उम्र का था, जब से ही एक राजनीति से मुझे खासा लगाव था। हालांकि मेरे पिताजी जो हैं वो शासकीय कर्मचारी रहे हैं और मेरे घर में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक ऐसा माहौल नहीं रहा, लेकिन फिर भी बचपन से एक अलग जगह थी कि लोगों के बीच जाके लोगों के लिए काम करना है। और उसी ललक ने धीरे धीरे काम करते हुए कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा, और कांग्रेस की विचारधारा से मैं NSUI में सबसे पहले जुड़ा, फिर यूथ कांग्रेस में रहा, और अभी जो है मुझे संगठन में मुख्य रूप से प्रवक्ता का पद जो है वो दिया गया है। लेकिन जो एक विचारधारा थी सबसे ज़्यादा, वो उसने मुझे कांग्रेस की विचारधारा ने प्रेरित किया। और बचपन से ही एक 13 साल की जो छोटी सी आयु होती है, उससे ही मैं जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ छात्र गया। जीवन से आपका जो है राजनीति से रुझान रहा। निश्चित तौर पर। हाँ, आपने विचारधारा की बात की। कांग्रेस की ऐसी कौन सी विचारधारा है जो कम से कम आप जैसे युवाओं को प्रेरित करती है? क्योंकि अभी वर्तमान दौर में तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से युवा दूर हो रहे हैं या छिटक रहे हैं। तो क्या लगता है कि विचारधारा जो कांग्रेस की है वो वास्तव में ऐसी है कि जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर आपके ऊपर क्या प्रभाव छोड़ा इस विचारधारा ने? देखिए, वर्तमान समय में जैसे आपने कहा कि कांग्रेस से युवा दूर जा रहा है, देखिए हर पार्टी का अपना एक मुश्किल दौर होता है और हर व्यक्ति के जीवन का भी एक मुश्किल दौर होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपकी विचारधारा। वो विचारधारा जो होती है वही जीवन में आपको आगे ले जाती है। कांग्रेस पार्टी की जैसी आपने बात करी विचारधारा की, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी धर्मों को साथ लेकर, क्योंकि भारत एक सबसे अलग देश है पूरी दुनिया में। हर किलोमीटर में आप देखें तो भाषाएं बदल जाती हैं, हर प्रदेश में अलग तरह के लोग रहते हैं, सबका रहन सहन अलग है, सबका पहनावा अलग है, सबका भोजन अलग है। तो ऐसे देश को एकजुट बांध कर रखना, मुझे लगता है कि सबसे मुख्य बात ये है। कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने आज तक आज़ादी के बाद से जो जोड़ कर रखा, तो वो कांग्रेस पार्टी की सबसे मुख्य बात है। बिल्कुल, क्योंकि जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो एक नफ़रत का माहौल जो चल रहा है, वो मुझे लगता है कि मेरे जैसा युवा जो है वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। आते हैं, हम इस तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले आपके छात्र जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर नज़र डालें। आपने जैसे कहा कि शुरुआत से ही आपका रुझान था, पापा ब्यूरोक्रेट्स थे, आपने MBA किया, भाई बिजनेसमैन हैं। लगा ऐसा कि कांग्रेस में धीरे धीरे आपकी कार्यशैली को देखते हुए निश्चित तौर पर स्थान मिलता गया, या वास्तव में कुछ पॉलिटिकल जो सोर्स कहते हैं जिनको, या कुछ और भी उनको कह सकते हैं कि किसी ने कह दिया कि इनको बना दो, ऐसे बन गए, या फिर अपनी काबिलियत पे जो कांग्रेस पार्टी के संगठन ने चिन्हित किया कि इस लड़के को ये स्थान देना है? देखिए, आज जो भी छोटा मोटा जो भी पद है मेरे पास, मुझे लगता है वो मेरी खुद की मेहनत से है। कभी किसी का ऐसा कोई अप्रोच नहीं रहा। और बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि मैं जब स्कूल टाइम में होता था, यूथ कांग्रेस में मैं जुड़ा हुआ था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम सुरजेवाला जी हुआ करते थे। तो वो जब भोपाल आए, अब दूसरे दिन जो है उनका एक बड़ा कार्यक्रम होना था, ज्योति टॉकीज पे उनका कार्यक्रम था। तो वो रात मुझे आज भी याद है, जब पूरी रात हमने जो है वो अपने साथियों के साथ पोस्टर लगाए थे और सारी व्यवस्थाएं जो करी थी। हालांकि घर में चूँकि एक पक्ष में और विपक्ष का माहौल रहता है, तो पिताजी राजनीति में मुझे जाने के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन घर में मेरे जो बड़े भाई हैं उनका मुझे सपोर्ट हमेशा बना रहा और आज भी उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि कांग्रेस में युवा क्यों जुड़े हैं। यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि युवा के बताओ, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इस देश में आज़ादी के बाद यदि हम बात करें,
या आज़ादी के पहले की भी बात करें तो सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, 130 वर्षों से ज़्यादा, एक लंबा इतिहास। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर, ये एक जो सतत विचारधारा हमको मिली है आज मेरे जैसे युवा को, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी इस समय थोड़ा सा मुश्किल में है, लेकिन सभी पार्टियों के साथ ऐसा समय, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि आज की पार्टी है और एकदम से ऐसा, उन्होंने भी संघर्ष करा है, 2 सांसद उनके हुआ करते थे। यदि उस समय मैं बात करूं संघ के ज़माने में, जब तो हम लोग हुए भी नहीं थे, और सुना है उस समय यदि ये लोग शिवराज जी हुए या दूसरे जो नेता हुए, यदि उस टाइम ये लोग मेहनत नहीं करते तो हो सकता है आज वो यहाँ नहीं पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो हर पार्टी का अपना एक अच्छा दौर भी होता है, बुरा दौर भी होता है, तो लेकिन मान लिया जाए कि कांग्रेस का भी बुरा दौर है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस आज भी इस देश की ऐसी पार्टी है जिसका हर घर में एक ना एक सपोर्टर आज भी मौजूद है। उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि आज देखिए जो भी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या स्थिति थी, सुई भी नहीं बनती थी, और जो आज हम इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभरे हैं, किसी भी प्रधानमंत्री की हम बात कर लें, चाहे जवाहरलाल जी की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, या अभी हमारे मनमोहन सिंह जी की बात करें, हर प्रधानमंत्री ने अपना पूर्ण जो है समर्पण इस देश को दिया है। वो विचारधारा हम सबको आगे ले जाना है। ठीक बात। अशोकनगर से आप निकलकर भोपाल की राजनीति में स्थापित हो रहे हैं, क्या लगता है कि अशोकनगर वो क्षेत्र जहां सिंधिया का खासा दखल था, उनके जाने के बाद ग्वालियर चंबल से लेकर अशोकनगर तक कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस की स्थिति वहां ज़्यादा खराब है, या फिर पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे हाल हैं? देखिए, ये कहना मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि उपचुनाव में देखिए यदि ऐसी बात होती तो वहाँ से हम जीत कर नहीं आते, क्योंकि जब इतने बड़े नेता आपके हिसाब से गए हैं, एक बड़ी टीम वहाँ गई है, लोग ये कह रहे थे चंबल में सफाया हो जाएगा, उसके बाद भी हम उपचुनाव में जीत कर आए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। आज मैं हूँ, आज मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कैडर बेस पार्टी, कैडर बेस पार्टी, कैडर बेस कुछ नहीं है। वहाँ तो जो व्यक्ति जो है सत्ता दिलवा दे उसके लिए सब लोग लग जाते हैं उनके साथ। अच्छा, सिंधिया जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक चेहरा है, युवाओं में खासा प्रभाव रखने वाले नेता माने जाते हैं, और चूँकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे युवा उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। एक युवा के बतौर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उनके जाने से कांग्रेस के युवाओं में क्या उस समय हालात रहे, या अभी क्या हालात हैं? कोई चर्चा आपकी होती हो कि सिंधिया होते तो ऐसा होता, या फिर और कुछ? नहीं, देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है, और किसी भी पार्टी में यदि कोई बड़ा नेता बनता है तो वो कार्यकर्ताओं की बदौलत बनता है। ये तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता मिलकर एक व्यक्ति को एक बड़ा नेता बनाते हैं। अब किसी का जाने से और किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी पार्टी का एक लंबा चौड़ा एक गौरवमयी जो है वो इतिहास रहा है। कई बार ऐसे नेता गए हैं। कांग्रेस पार्टी आज जहां थी, आज मुझे लगता है आने वाले समय में हम और भी सरकार का दौर भी आपने होंगे। देखा अमित जी, जब 15 महीने की सरकार रही, क्या लगता है कि वास्तव में जो कहते हैं या जो सुन रहे हैं, या जो आपके पार्टी के भीतर से आवाज़ें उठती हैं कि सत्ता जब थी तब बड़े नेताओं ने ना तो कार्यकर्ताओं की सुनी, ना ही युवाओं की सुनी, इससे क्या समझते हैं? क्या इससे सहमत हैं, या सहमत नहीं हैं तो क्यों? देखिए, कोई भी सरकार जो है वो जनता जनार्दन बनाती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा घोषणा पत्र। आप देखिए कमलनाथ जी के ने जो वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, नहीं, अभी बात कार्यकर्ताओं की हो रही है। कार्यकर्ता क्यों असंतुष्ट रहे उन 15 महीनों में? देखिए, मेरी तो ऐसी किसी भी कार्यकर्ता से ऐसी बात नहीं हुई है कि जो असंतुष्ट रहा हो। और आज कांग्रेस पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो भी कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता है, क्योंकि जब इस दौर में भी कोई पार्टी के साथ जुड़ा है यहाँ पर बात को इतर जा रहे हैं। आप देखें, ट्वीट देखें, आप लक्ष्मण सिंह जी के ट्वीट, मानक अग्रवाल जी के ट्वीट, अरुण यादव जी के ट्वीट, ये जो ट्वीट कुछ कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही, तो क्या वास्तव में वो दौर था और आप समझ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्योंकि सबको बोलने की आज़ादी है और सबको सुनने की भी क्षमता है, इसलिए सभी लोग अपना विचार रखते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बात नहीं है? हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता क्या वहाँ तो विधायक बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री बोल रहे हैं।
अजय विश्नोई जी की हम बात कर लें, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। हम विंध्य की बात कर लें, त्रिपाठी जी, नारायण त्रिपाठी जी लगातार जो है मुखर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और जब भी समय आता है चुनाव का, सारे जो कार्यकर्ता जो हैं मध्य प्रदेश में, सारे नेता, सारे विधायक कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी तैयार हैं। अब दौर आ गया है, यानी कि चुनावी मोड फिर से आ गया है। कमलनाथ जी लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। क्या देखते हैं कि कहाँ आवश्यकता है अभी मजबूत होने कांग्रेस के लिए? देखिए, कमलनाथ जी मुझे लगता है कि इस देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। प्रोटेम स्पीकर भी रहे और 9 बार सांसद रहे, कई विभागों के केंद्रीय मंत्री रहे। उन जैसा प्रदेश अध्यक्ष मिलना और उनके नेतृत्व में हम जैसे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत गौरवमयी बात है। और चुनौतियों की बात, तो कई चुनौतियों का सामना ऐसा कमलनाथ जी ने करा है, क्योंकि 2018 में भी यदि हम देखें तो 6 महीने पहले ही वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे और लोग कह रहे थे सबसे मजबूत संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ कोई हरा नहीं सकता। लेकिन रिजल्ट क्या आया था ये आपने हमने सभी लोगों ने देखा है। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम बूथ स्तर पर और यूथ स्तर पर दो जगह कांग्रेस मजबूत है या अभी सुधार की जरूरत है? देखिए, सुधार की गुंजाइश हर स्थिति में, हर परिस्थिति में होती है और राजनीतिक दलों में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जीवन में बेहतर से बेहतर हर इंसान होना चाहता है। तो वैसे ही संगठन की बात है, आप जितना बेहतर हो सको, जैसे बूथ के भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि बूथ में कमलनाथ जी का एक खासा वो है कि बूथ में कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलना चाहिए। तो वो काम कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। अभी चंबल में गए थे, सागर में, बुंदेलखंड में गए थे। लोगों का एक जो अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है, मुझे लगता है कि हमारा बूथ भी मजबूत है और हमारा यूथ भी मजबूत है। अभी उन्होंने साफ तौर पर कहा, हिदायत दी कि फील्ड में जाइए, जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, और ख़ासकर जिनको जिम्मेदारी दी है उनको। ऐसा नहीं लगता कि बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट है आपका, या बूथ लेवल पर जो जिन यूथों की भागीदारी होनी चाहिए या जो बूथ समितियां बननी चाहिए, उनको बनाने में अभी और समय लगना है? देखिए, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे एक अभिभावक भी हैं। हर बात को कहना, हमको समझाना, हमको डांटने का अधिकार भी उनको है, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो एक अपार, मतलब अनुभव की उनके पास कोई सीमा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो भी बोल रहे हैं निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बहुत ही उसके शुभकारी परिणाम होंगे। और जैसा कि आपने बूथ समितियों का कहा, तो हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है और उस रणनीति के तहत हमारी पार्टी में भी लगातार काम चल रहा है। 2 प्रदेश अध्यक्षों के साथ आपने काम किया, अरुण यादव और अब कमलनाथ। अरुण यादव की कार्यशैली कैसी रही? या कमलनाथ की बेहतर है, या वास्तव में अरुण यादव युवाओं के बीच ज़्यादा जाते थे? देखिए, दोनों में मुझे लगता है कि दोनों ही बेहतर हैं। अरुण यादव जी की भी अपनी एक क्षमता रही है, केंद्रीय मंत्री भी रहे वो, और हमारा एक जो दौर से लगा इलाका है मालवा में, उनकी वही एक बहुत गहरी पैठ है। हमारे पिछड़ा वर्ग के हमारे बड़े नेता हैं। और कमलनाथ जी के बारे में तो मुझे लगता है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई और एक बहुत बेहतर सरकार। आपके यहाँ महिला कारिणी बनी या प्रदेश महिला अध्यक्ष ने जो बनाई, पता चला पूरी कवायद हो गई, उसके बाद पूरी कार्यकारिणी भंग हो जाती है। तो निर्णय कैसे होते हैं, जमीन से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें कोई भी इस तरीके की बात होना चाहिए। हर पार्टी को अपना एक अधिकार होता है, और यदि कोई कार्यकारिणी गठित की गई थी, उसमें कुछ संशोधन होना है, और यदि बड़ी तादाद में संशोधन होना है, तो उसको और अच्छी तरह से बनाने के लिए ये सब प्रक्रिया महिला कांग्रेस की हमारी जो नेत्रियां हैं, हमारी बहनें हैं, जो वो लगी हुई हैं, और जल्द से जल्द जो है आपको कार्यकारिणी देखने को मिलेगी। आप जैसे युवाओं को बहुत आगे जाकर मौका क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि पट्टावाद हावी है, वंशवाद हावी है कांग्रेस में, ये आरोप लगातार लगाती है भाजपा। देखिए, मुझे लगता है इसका जवाब तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता, जो कि कभी हम पार्टी के पोस्टर झंडे लगाते थे, आज आपने मुझे ये मौका दिया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का इससे ज़्यादा उदाहरण तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक बात है, लेकिन यहाँ एक उदाहरण और भी है। जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो कांतिलाल भूरिया के बेटे बने, जब NSUI का अध्यक्ष बने तो पता चला कि किन्हीं ने विशेष तौर पर उनकी सिफारिश की, वो बने, या फिर जब कार्यकारी अध्यक्ष की बात आए तो बड़े नेताओं के लड़के बने। ऐसे में आप लोगों की भूमिका कहाँ है? सिर्फ प्रवक्ता? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि
यदि भूरिया जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो भाई चुनाव के जरिए बने हैं वो, उसमें कौन सी ऐसी चुनाव कोई में बात पहले नहीं से है। तय हो जाता है कि वास्तव में चुनाव जो है फेयर होते हैं संगठन के? निश्चित तौर पे जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसका पूरी तरीके से सही तरीके से पालन होता है। अब अमित तावरे अपने आप को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? संगठन में कुछ अच्छा जिम्मेदारी चाहते हैं जिसमें प्रदेश में घूम सकें? अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा दायित्व तो चाहते हैं? देखिए, पार्टी संगठन जो भी हमको आदेश देगा, हमको तो नहीं, एक पार्टी के लिए अपेक्षाएं काम भी होती करना ना। है। मैं संगठन में हूँ, संगठन में भी संतुष्ट हूँ, और यदि पार्टी विधानसभा में अशोकनगर से मुझे 2023 में मौका देगी तो निश्चित तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा आपका एक और पहलू है कि आप सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, युवाओं के बीच ज़्यादा मेलजोल बढ़ाते हैं। लेकिन आपने अभी बोला कि अशोकनगर विधानसभा, तो अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता कितनी है और क्या वहाँ के अभी के जो हालात हैं वो हैं? देखिए, अशोकनगर से लगाव चूँकि इसलिए है कि मेरा चूँकि वहाँ से पुराना इतिहास रहा है, मेरा नाता रहा है, वहाँ से मेरे परिवार का नाता रहा है, और अशोकनगर में मैं सांसद प्रतिनिधि भी रहा, जिला कांग्रेस में भी पदाधिकारी रहा, तो एक खासा लगाव मेरा उस क्षेत्र से है। तो अब वहाँ के लोग और सभी लोग यदि ये चाहते हैं कि वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ने को कई बार कहा है, और पार्टी ने भी मतलब पैनल में मेरा नाम रहा, 2018 में भी था और अभी उपचुनाव में भी मेरा नाम था, लेकिन पार्टी जिसे बेहतर समझती है उसको टिकट देती है और उसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। 2023 में भी हम सभी लोग मिलकर जो भी सिंबल लेकर आएगा उसके लिए काम आप करेंगे। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी यानी कि युवा नेतृत्व के बतौर आप स्थापित हो रहे हैं। कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में सब कुछ ठीक चल रहा है इनके बीच? देखिए, निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो भी बिगड़ना था वो मार्च 2020 में कुछ महीनों के लिए बिगड़ा कमलनाथ था। अजय सिंह के बीच निश्चित तौर पर ये सब बातें कहाँ से आती है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जब भी कमलनाथ जी भोपाल रहते हैं हम सभी कमलनाथ अरुण यादव के बीच बातें नहीं आती हैं अमित जी सीधे ट्वीट आते हैं, सीधे बयान आते हैं। देखिए, मुझे एक सेकंड का समय दें बस। आप जब भी भोपाल कमलनाथ जी रहते हैं, हम लोग बंगले जाते हैं, अजय सिंह जी मिलने आते हैं, अरुण यादव जी मिलने आते हैं, तो हम लोगों को तो देखकर ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी कुछ ऐसी कोई बात है। और रही बात अरुण यादव जी की, तो अरुण यादव जी ने तो कई बार ये ट्वीट करके कहा है, ये वो ट्वीट भी हम सबको याद रखना चाहिए कि भाई मैं सिंधिया नहीं हूँ, मेरा नाम अरुण यादव है, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी हमेशा रहूंगा। लेकिन अब अपने ये बात बीच में अलग है। पीड़ित हैं, ये भी तो कहा है कि हमारी सुनी नहीं जाती है। देखिए, सबको अपनी बात कहने का हक है, यदि उनको ऐसा लगता है, उन्होंने अपनी बात कही है, तो पार्टी इस ओर ध्यान रख रही है। और अरुण यादव जी हम सभी के बड़े नेता हैं। बदलाव की बात करने वाली कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, आप एक प्रवक्ता के नजरिए से क्या देखते हैं कि अभी डिवाइडेशन होना चाहिए वर्ग का? कमलनाथ जी क्या अध्यक्ष रहेंगे भविष्य में, चूंकि चुनाव है आपके संगठन के अभी? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, इस बारे में कुछ भी बोलना का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि इस मामले में हमारा जो पार्टी का आला कमान है वो नज़र रखा हुआ है, और सही समय पर जो भी निर्णय होगा वो हम सबके सामने होगा। कमलनाथ जी यदि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, क्योंकि उनका जो सालों का, वर्षों का, दशकों का जो अनुभव रहा है वो हम सभी को मिल रहा है। प्रवक्ता के बतौर क्या कमलनाथ जी आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं कि किन बातों को पार्टी फोरम पर रखना चाहिए या किन बातों को मीडिया फोरम पर रखना चाहिए? ऐसा कुछ आपकी एक गाइडलाइन तय होती होगी, क्योंकि सारे प्रवक्ता एक साथ कभी इस मोड में नहीं हमें समझ में आते हैं कि बहुत ज़्यादा आप यदि कंपेयर करें अदर पार्टी से, चाहे वो भाजपा हो या अदर पार्टीज हो, आपके सारे प्रवक्ता सामूहिक तौर पर किसी मुद्दे को उठाने से क्यों गुरेज करते हैं? अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्यों अपनी बात रखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारे प्रवक्ताओं की जो टीम है सब समय समय पर एक साथ मिलते भी हैं। और जैसा कि आपने कमलनाथ जी का कहा, तो मतलब कमलनाथ जी से जब हम लोग मिलते हैं तो जो हमको वो समझाते हैं, जो उनका बात करने का तरीका है, जो वो व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उनके अनुभव का जो हमको लाभ मिलता है। और जो कांग्रेस की नीतियां हैं, या हम बात कहें कि जो हमारी 15 महीने की सरकार थी, जो काम हमने किए उसको पहुंचाने के लिए एक एक काम को, चाहे 1000 गौशाला की बात हो या किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो,
उसको पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचाने के लिए सारे जो प्रवक्ता हैं हमारे वो काम कर रहे हैं। 2023 की रणनीति क्या होने वाली है? 15 महीने की उपलब्धि, 17 साल की कमियां। देखिए, निश्चित तौर पे ये सबसे अच्छा सवाल है आपका। मध्य प्रदेश में आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बात करते हैं ये लोग आदिवासियों की, तो आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। महिला अत्याचार में हम प्रथम 5 हैं, बाल अत्याचार में हम प्रथम 5 हैं, बेरोजगारी में तो मुझे लगता है कि पेपर में यदि हम रोज़ देखते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब सुसाइड ना किया हो। ये कैसा मध्य प्रदेश है? अब वो बात करते रहते हैं, कहीं व्यापम का नाम बदल देते हैं, कहीं आयोग बना देते हैं, इससे कुछ क्या होने वाला है आप बताइए। मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज जी हैं, आप बताइए कौन सी नौकरी के लिए बड़ा कोई भी संस्थान जो है वो मध्य प्रदेश में आया हो। तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, जनता सब कुछ समझ चुकी है। 2018 में हमको हमारी पार्टी को मौका दिया था, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ आज ये लोग वापस जो है सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन 2023 में निश्चित तौर पर चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, सारे भाई जो है वो कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनाने जा रहे हैं। ठीक बात। कमलनाथ जी भिंड जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ ग्वालियर के आपके जो नेता हैं वो नहीं पहुँचते हैं। कमलनाथ जी राकेश चौधरी को लाते हैं, वहाँ पर बाकी के नेता नहीं पहुँचते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम जाएं अमित जी कि किसी व्यक्ति को पार्टी में लाने से पहले या बड़े नेताओं को क्या साथ नहीं लिया जाता, या वास्तव में एकला चलो की नीति चल रही है? क्योंकि आप समझें, आपके यदि बड़े नेता एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आएंगे तो आप क्या संदेश देने जाएंगे जनता के बीच? देखिए, इस समय चुनाव क्योंकि बहुत करीब है, सारे नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। और किस्मत से मैं दोनों सभाओं में मौजूद था, सागर में भी मौजूद था मैं जब कमलनाथ जी गए थे, और चंबल तो चूंकि मेरा इलाका है, मैं चंबल में भी मौजूद था। मुझे कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं मिली। सारे कांग्रेसी जो हैं वो एकजुटता के साथ वहाँ पर रहे, और जनता ने किस तरीके से जो जन समर्थन कमलनाथ जी को मिला है उससे मुझे लगता है कि कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। एक युवा के बतौर, युवा जिस तरीके से पार्टी में अब बदलाव की बात हो रही है, संगठन में विस्तार की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, युवाओं को और अधिक जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए पार्टी में। सिर्फ एक युवा के बतौर आपसे सवाल है। देखिए, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है और वो जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होती है। उसमें युवा भी आते हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं, उसमें बुजुर्ग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। अब रही बात युवाओं की, तो कई युवाओं को आप देखिए, मेरी टीम में ही यदि हम लोग बात करें तो अधिकतर हमारी टीम में युवा ही हैं। और एक जो सीनियर जो हैं, चाहे के मिश्रा जी हों, चाहे जेपी धनोपिया जी हों, इन जैसे सीनियरों का अनुभव भी हमको लगातार मिल रहा है। तो अनुभव के साथ साथ युवा, ये जो कॉम्बिनेशन कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, मुझे लगता है 2023 में इसके सुखद परिणाम पार्टी को मिलेंगे। पूरे प्रदेश में युवाओं की अब अगली क्या रणनीति होगी? आपकी, आपके प्रवक्ताओं की, यूथ कांग्रेस की, ऐसी कोई रणनीति जिससे आप जनता के बीच जाएं और वास्तव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, और मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं कि हमने 1947 से लेकर अब तक, मनमोहन सिंह जी तक, जो हमने जनता के लिए काम किए, उन कामों को हम जनता तक जो है वो उसका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं कर पाए। और उन सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हर एक योजना को, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार जब हमारी रही या केंद्र में जब हमारी सरकारें रहीं, उन सबको जो हमने जनता के लिए काम करे हैं वो जनता के बीच हम लेकर जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नाकामियां हैं, जो वादा खिलाफी है, वो हम जनता के बीच ले जाकर जाएंगे। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आपके आपसी टकराव का मुद्दा हमेशा भाजपा बनाती है। आपके बड़े नेताओं के बयान आए, भाजपा के तंज आए। बड़े नेताओं को ये बात संभालनी चाहिए या संभल कर बोलनी चाहिए? कोई भी बात पार्टी फोरम पर बोलें या सार्वजनिक तौर पर ना बोलें, क्या लगता है? आप चूंकि आप जिम्मेदार हैं, एक प्रवक्ता हैं, एक प्रवक्ता के बतौर क्या सोचते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि पार्टी के अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय सोशल मीडिया पर आनी चाहिए, या वास्तव में घर में बैठकर यदि कुछ भी है, द्वेष भी है या मनमुटाव भी है, तो उसको घर में पाटना चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन सब चीज़ों में माहिर है। देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का मामला उन्होंने उठाया था जब मुख्यमंत्री जी से मिलना था, तो इन्होंने दिन भर मामला उठाया। अगले दिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दोनों एक गाड़ी में बैठकर सीएम साहब से मिले। तो ये तो कहीं कोई बात है ही नहीं।
कहीं कोई बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को सुबह शाम जो है सिर्फ कमलनाथ फोबिया और दिग्विजय सिंह फोबिया है, तो ये उनको मुबारक हो। हमारे इधर कोई भी गुटबाजी जैसी स्थिति नहीं है। हमारी जो भी आप मानते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं? कोई गुटबाजी नहीं है। जो इस तरीके के लोग थे अब जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। बिल्कुल। कुछ और कहना चाहें आप, संदेश देना चाहें, कुछ युवाओं को कहना चाहें तो आप कह सकते हैं अमित जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जैसे युवाओं को सिर्फ ये कह देना कि राजनीति जो है वो एक गंदगी है, एक दलदल है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और बैठे बैठे सिर्फ सरकारों को कोसते रहें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। युवाओं को निश्चित तौर पर राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे युवा राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर देश का माहौल बदलेगा। फिर वो किसी भी दल में जाएं, वो किसी भी दल में जाएं, वो किसी भी दल में जाएं, लेकिन राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। दूर से आप किसी चीज़ को गलत गलत बोलते रहें, ये ठीक नहीं है। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप अपने देश से, प्रदेश से पढ़ाई करें और आप उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब करने चले जाएं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर विदेश में चले जाएं, ये नहीं है। अपितु आप अपनी मातृभूमि में राजनीति में आकर किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं और इस सिस्टम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, युवाओं को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अमित जी ने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को भागीदारी करना चाहिए, ना कि एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि आप आएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, फिर आप किसी भी दल से जुड़े। यानी छोटी सी मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।